हम लोग बात करें तो जैव जगत को हम लोग बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड। क्या बोलते हैं बेटा? लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। और दूसरी अगर हम लोग बात करें हमारे पास की, अगर मैं बोलूँ तुमको एक चीज़ कि जो विविधता होती है उस विविधता को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उस विविधता को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। तो लिविंग वर्ल्ड का नाम हो गया बेटा जैव जगत, जीव जगत में विविधता। अब हम लोग बात करते हैं सभी विज्ञान, सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो सेल की उत्पत्ति हुई है, सेल जो बना है और जो जीवन बना है, सेल मतलब जीवन तुम्हारा एनिमल बना है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होती हैं? विविधताएं होती हैं और डिफरेंट होंगी, ऑब्वियस सी बात है। इस जगत में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे बेटा? ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, देखने को जीव मिलेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना और उनसे भरा पड़ा है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। जीव जगत कौतूहल मतलब अचानक बहुत सारे जैव विविधताओं से परिपूर्ण है, बहुत सारा से परिपूर्ण भरा पड़ा है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ मतलब जो सजीव नहीं है, जैसे जल, वायु, आकाश एवं सजीव के बीच का अंतर कर सकता था। आदि मानव ने कुछ के निर्जीव पदार्थ जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया। ठीक है, मतलब उन्होंने सजीव और निर्जीव में भेद करना बताया। इन सभी प्रकार के जीवित पीड़ितों, जीवित एंड जीवहीन मतलब क्या? डेथ वाले ऑर्गेनिज्म थे, है ना। तो कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया। इन सभी प्रकार के जीवित और जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सामान्य विशिष्टताएं बताई, उनकी क्या क्या खूबियां थी वो बताई। उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। अब उन्होंने इनको दो चीज़ कि इनको एहसास किया और बताया कि ये हमारे लिए सही है या गलत है। ठीक है, द्वारा भय और दूर भगाने के भाव पर आधारित थी। सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था। सजीव मतलब जो लिविंग है। मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज आया बाद में। जीव विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भव विज्ञान में संलग्न हुआ, मतलब मानव विज्ञान में गया। जैव वैज्ञानिक और उसको जैव वैज्ञानिक हमने बोला। क्या बोला बेटा? जैव वैज्ञानिक बोला हमने, साइंस बोला। सीमित प्रगति दर्ज कर सके। अब जीव स्वरूप के वर्गीकी मतलब हम लोग क्लासिफिकेशन। विज्ञान स्मारकी विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति, वर्गीकरण पद्धति आवश्यकता प्रदान की, है ना। कौन कौन सा बेटा ध्यान रखना? पहचान प्रणाली, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। पहचान कैरेक्टराइजेशन, नाम नोमेनक्लेचर, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा? इसके बाद यह आता है हमारे पास कि इस प्रकार के अध्ययनों पर सभी प्रकार के प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों की समानताओं के भागीदारी को मान्यता देना था। वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवाद का रहस्योद्घाटन मानवीय अहंकार और जीव विविधता के संरक्षण के लिए संस्कृति आंदोलन के कारण थे। इस प्रकार के अनुगामी अध्ययनों के वर्गीकरण परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक प्राणियों एवं
पादुओं के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल इज दैट, इसमें एक बताया गया है कि हमारे पास जो था पृथ्वी पर आदिकाल बहुत पुराने समय से जीव क्या होते हैं, उनके संवाद, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रहस्य था जो मानव में कुछ चीज़ें बताता था मानव। ठीक है, फिर मानव ने उनके बारे में जैव विविधता के बारे में बताया और उनका संरक्षण करना चला। जैसे अगर मैं बात करूं हिंदू संस्कृति में और सनातन संस्कृति में, हम लोग क्या करते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो चूहा हो, चूहा तुम देखोगे गणेश जी का सवारी था। अगर मैं बात करूं मोर, मोर किसका है, कार्तिकेय जी का है ना। कृष्ण का क्या बात करोगे, गोकुल गाय की बात करोगे, है ना। शंकर जी की बात करोगे, क्या है तुम्हारे पास बेटा, नाग देवता। इज इट क्लियर, है ना। अब हम लोग बोले हमारे पास पीपल, बरगद का पेड़ है उसमें, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे ह्यूमन ने अपने अहंकार को छोड़ते हुए अपनी संस्कृति को इस जगत में रहने वाले प्राणियों के साथ क्या किया, इन्होंने संबंध बनाए और उनको संरक्षण करने के लिए उन्होंने अपनी संस्कृति में इसको अडेप्ट करवाया। ध्यान रखना, इज इट क्लियर, है ना। अब ये ध्यान रखना, ये आ सकता है, नीट में भी आ सकता है और तुम्हारे सीटी में, तुम्हारे पास सीटी बोल रहा हूँ, आपके बहुत सारे अभी वर्ग 1 में एग्जाम में भी आ सकता है कि जो अर्नेस्ट मेयर था उसका जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1904 कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। इनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक वैज्ञानिक थे। इनको 20वीं सदी का डार्विन कहते हैं, ध्यान रखना। 20th सेंचुरी डार्विन किसको बोलते हैं हम लोग, अर्नेस्ट मेयर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 20th सेंचुरी डार्विन। 100 विज्ञानियों में महान थे। मेयर ने 1950 हार्वर्ड विश्वविद्यालय कला विज्ञान एवं संकाय में नौकरी प्राप्त की। 1975 में अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिराट्स की पदवी का साथ अवकाश प्राप्त किया। ध्यान रखना, ये देख अलेक्जेंडर, अब तुमको मैंने बताया, ध्यान रखना, एक बताया तुमको मैंने क्या बेटा, 20th सेंचुरी 22वीं शताब्दी के डार्विन किसको बोलते हैं, अर्नेस्ट मेयर को। जन्म 5 जुलाई को हुआ था। और फिर मैंने बताया तुमको बेटा क्या, अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेट्स की पदवी मिली कब, 1975 में, ये याद रखना तुमको। फिर 80 साल की कार्यरत थे। कितने साल कार्यरत थे बेटा, 80 साल। इन्होंने किस, पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी एवं जीव विज्ञान के इतिहास के दर्शन के बारे में अनुसंधान केंद्रित रहा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने लगभग अकेली विकास विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही अपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी। ध्यान रखना, ये 3 ताज, ट्रिपल क्राउन, किसको, ट्रिपल क्राउन किंग किसको बोलते हैं हम लोग बेटा, अर्नेस्ट मेयर को। 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट हैं जो यहाँ से क्वेश्चन तुमको दे सकते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना। और 1983 में जो का वॉल्जॉन प्राइज मिला था, 1988 में इनको इंटरनेशनल प्राइज मिला था और 1990 में क्रॉफोर्ड प्राइज मिला था। अब क्या बोलूं, अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा एक चीज़ कि क्योंकि क्या हुआ था, हुआ ये था कि लास्ट ईयर इन पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे, 3, इसलिए मैं ये तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलो बेटा, क्या अध्याय 1 जीव जगत, या हमको दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ क्या बेटा, सिंपल इज दैट, बात करूँ कि जीव जगत मतलब लिविंग वर्ल्ड की बात करूँ तो यू नो दैट वेरी वेल कि जीव जगत कैसा निराला है कि जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी। मतलब इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास इस दुनिया में बहुत टाइप के क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव है ना, सजीव विज्ञान। इज इट क्लियर, ठीक है बेटा। अब इन्होंने क्या बोला कि जो जीव है हमारे पास असाधारण वास, चाहे वे ठंडे पर्वत हो, पर्णपाती वन हो, महासागर हो, अलवणीय मीठा
पानी हो, जलीय झील है, मरुस्थल हो, रेगिस्तान, अथवा गर्म झरने पानी वाले हॉट सूप। कहीं भी जाओगे, दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे जाओगे, तुमको क्या देखने को मिलेगा बेटा? क्या देखने को मिलेगा तुमको? हाँ, क्या देखने को मिलेगा तुमको? ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं गर्म पानी में, तो गर्म पानी में तुम्हारी बुक में लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री तापमान पर। कितने डिग्री तापमान पर? 100 डिग्री तापमान पर तुम्हारे पास एक बैक्टीरिया मिलता है, नाम उसका थर्मस एक्वेटिकस, जिसका एंजाइम हम लोग यूज करते हैं किसमें बेटा? पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। ध्यान रखना, किसमें यूज करते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसमें हम लोग देखा? थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है। अब घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता। अब इन्होंने क्या बोला कि सुंदर दौड़ती हुई घोड़े हैं हमारे पास, प्रवासी पक्षी है, घाटियों में खिलते फूलते अथवा आक्रमणकारी सार्क है हमारे पास, जो ग्रेट व्हाइट सार्क चमत्कार का आह्वान करती है। मतलब हमारे पास क्या है? ये अर्थ है। इस अर्थ में हमारे पास वेरिएशन बहुत सारे क्या है? ऑर्गेनिज्म है, जो अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं परिस्थिति ग्रोथ की, भाई पारिस्थितिकी ग्रोथ, इकोसिस्टम का ग्रोथ भी करते हैं, पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ध्यान रखना। तथा समष्टि के सदस्य तथा समष्टि की समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि में पता चलता है, उसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स रहते। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, ट्रेन निकलने लगी थी इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। अब हमारे पास क्या है बेटा? हम लोग क्या देखते हैं? आणविक गतिविधि मतलब मॉलिक्यूलर। ध्यान रखना, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन वोटीन जो भी है, मॉलिक्यूलर इसकी बात कर रहे हैं। ये वास्तव में जीवन क्या है? तो इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है, दो हम बिना कुछ सोचे क्वेश्चन जिसका आंसर हमको मिलना बहुत क्या मुश्किल हो जाएगा। पहला तकनीकी है, जो जीव और निर्जीव क्या है हमको ये बताना पड़ेगा, निर्विवाद है, हम लोग को ये बताना पड़ेगा। इसका उत्तर खोजने के का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने की प्रयत्न करना है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। पहला तो हमको बताना है कि जीव, निर्जीव, सजीव और निर्जीव क्या है। कैसे बताएंगे? तो हमको इसके लिए प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी इसकी। और दूसरा क्या है कि जीवन का उद्देश्य, जीवन अगर तुम लोग पैदा हुए हैं तो क्या करना है। तो वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, पर हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। ठीक है, जीव जगत में विविधता, मतलब हमारे पास जितने भी जीव हैं, चाहे वो पादप जगत हो, चाहे वो जैव जगत, चाहे वो जंतु जगत हो, जैव जगत हो चाहे वो क्या हो बेटा? जंतु जगत हो, जैव जगत हो चाहे जंतु जगत हो, हमको पता है दोनों में ही वैरायटी नंबर क्या है? सजीवों का बहुत ज़्यादा है। हम लोग जब आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाली पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ गया? फिर हमारे पास क्या है? बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। ध्यान रखना, अब आंखों की सहायता से नहीं देखते उनको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, जो आंखों से नहीं देखा जा सकते। तो इनको देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, शायद नहीं देख सकते लेकिन आपके आसपास ही होते हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाएं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी। अब देखो, एक श्रृंखला होती, श्रृंखला मतलब चेन, बिल्डिंग, और एक तुम लोग पढ़ोगे जात में जाके जाल, मतलब नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर श्रृंखला दिखाई देगी स्पष्ट। यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों का बहुत बड़ी संख्या दिखा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप घने जंगल में जाते हैं, सघन वन में जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि हमारे पास जो जंगल में प्लांट है इनका नंबर बहुत
ज़्यादा है, पौधों का नंबर बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ अमेजन का फॉरेस्ट, अमेजन के जंगल की बात करूँ तो तुम लोग क्या देखोगे बेटा, हम देखेंगे ये कि हमारे पास जो अमेजन का जंगल है उस जंगल में प्लांट तो ठीक है, पौधे तो ठीक हैं, जंतुओं में भी विविधता मिलती है। क्या मिलती है बेटा, विविधता। ओके, ध्यान रखना। तो एक ये चीज याद रख लेना कि सघन वन में जाते ही हमको क्या मिलेगा, बहुत बड़ी संख्या में कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। अगर प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु, जीव की अगर बात कह देखते हैं तो किसी एक जाति, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज, क्या बोलते हैं बेटा, स्पीसीज का प्रतीक होती है। अगर वो सिंगल है तो क्या हो जाएगी, स्पीसीज रहेगी, और इसको बोलते हैं एक जाति। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या कितना है हमारे पास बेटा, 1.7 मिलियन। कितनी है, 1.7 मिलियन। ठीक है, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन हो सकती है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। कितनी हमारे पास वर्णित स्पीसीज है बेटा, 1.7 टू 1.8, मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन है, नॉट विलियन। तो यहां से 17 लाख से 18 लाख। अब इसे जैव विविधता, अलग पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या, प्रकार कहते हैं। हम यह स्मरण रखना, याद रखना चाहते हैं, स्मरण या मिनिस याद, कि जैसे जैसे हम लोग नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं तो हमें नए नए जीवों का पता चलता है। जैसे बेटा तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, अगले चैप्टर में, वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि एक मुट्ठी भर मिट्टी में हमको 100 टाइप के क्या मिलते हैं, 100 प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे तो जैसा कि ऊपर बताया गया कि विश्व में मिलियन पौधे और प्राणी हैं, हम पौधे तथा प्राणियों को उनको स्थानीय नाम से जानते हैं। अब ओबियस सी बात है कि हर एक लोकल जगह में, मतलब मैं बात करूं एमपी में बात कर लेता हूं तो मध्य प्रदेश में एक ए जगह है और एक बी जगह है और एक सी जगह है, और ए और बी और सी, ए बी सी, मतलब अगर मैं बात करूं तो बी जगह मान लो इंदौर बोल दो, सी जगह सागर बोल दो, और ए जगह मैं बोल दूं जबलपुर बोल दूं, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते ये हैं कि जो एमपी में सागर, इंदौर और जबलपुर हैं, इन तीनों जगह में अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हमारे पास जो लौकी होती है, लौकी को हम लोग अलग अलग तौर पे भी जान सकते हैं, अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं। पर अगर मैं उसको इंग्लिश में बोलूं तो हम लोग इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा हमारे पास। तो ऐसा क्या करें कि हम सबको जानने के लिए एक ही चीज़ बनाएं, एक ही नामकरण करें, और उसके लिए हमको कोई ना कोई लैंग्वेज, कोई ना कोई भाषा देखनी पड़ेगी बेटा। तो इसलिए क्या हुआ कि पहले हमारे पास नामकरण पद्धति आई जिसको नोमेनक्लेचर कहा गया। तो स्मरण रखना हमारे पास है, तो पुराने नए आए, तो अब स्थानीय नाम थे। अब जैसे हम कई लोग आम की छोटी छोटी रहती है उनको अंबिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमिया। क्या बोलते हैं बेटा, अमिया। क्या बोलते हैं उसको, अमिया बोलते हैं। अमिया मतलब बहुत छोटे छोटे। तो प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे उसी नाम से सारे विश्व में उसको जाना जाए, जिसको हम लोग नामकरण पद्धति, ध्यान रखना कौन सी पद्धति, नामकरण, इंग्लिश में बोले तो नोमेनक्लेचर। स्फुटता नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस प्रकार का हो। इसको आइडेंटिफिकेशन, पहचानना कहते हैं। बात समझ में आई कि नामकरण पहले नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, पहचानेंगे, तब तो किसी का नामकरण करेंगे ना बेटा। बात समझ में आ रही है। नाम पद्धति तभी संभव है जब क्या करेंगे, जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग पहचान लें। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास अगर कोई काऊ है, क्या हमारे पास बेटा कोई अब कोई काऊ है हमारे पास, तो इस काऊ को तभी पहचान सकते हैं जब हमारे पास क्या हो बेटा,
इसके पूरे नक्शे कदम की जानकारी हो हम लोग को, ठीक है, तभी हम लोग उसको पहचान सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, गाय को पहचान तभी पाएंगे जब हम उसके सभी लक्षण, कैरेक्टर को जान पाएंगे, उसको बता पाएंगे। उसमें 2 आंख होती है, कान होता है, मुंह होता है, लाइक वैसे ऐसी चीज़ बता सकते हैं। तो अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिक ने प्रत्येक ज्ञात सजीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। अब जब प्रक्रिया बनाई तो एक कार्यक्रम चालू किया। उस कार्यक्रम में ये हुआ कि जैसे हम लोग बात करें, सिंपल सी बात है, जब एक मैरिज होती है तो एक मैरिज, शादी डायरेक्टली नहीं होती। सबसे पहले हमारे घर वाले जाएंगे लड़के को देखने, फिर लड़की वाले जाएंगे हमको देखने, हमारा परिवार देखेंगे, लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, लड़का लड़की को क्या इंटरेस्ट है, लाइक चीज़ें ऐसे। तो ऐसे क्या होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म है, उनको अपना अपना प्रत्येक प्रकार की गीत को क्या करना है, नाम देने की प्रक्रिया बनाई जाती है, ठीक है। तो अध्ययन सरल करने के लिए अनेक विज्ञानों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव विज्ञान ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम है, कसौटी है, जिंदगी कसौटी की ध्यान रखना नियम है, वो मानना ही पड़ेगा, जिनको इंटरनेशनल कोड के नाम से जाना गया। जैसे अगर मैं बात करूँ बॉटनी के लिए, तो हमारे पास क्या आता है, ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN, और एक और ये होता है ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लिए होगा। आप पूछ सकते हैं कि प्रक्रिया का नामकरण कैसे किया जाता है। अगर मैं बात करूं जंतु जगत की, तो जंतु जगत के प्राणियों के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, लॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब देखो मैं एक चीज बताऊं, इंग्लिश में जाओगे तो इंग्लिश में एक में ऑफ लिखा है, एक में फॉर लिखा है, ध्यान रखना। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे, तो किसी भी प्रकार की वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम ले सकें। तो हमारे पास जैसे एक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो मैंजीफेरा बोलते हैं इसको। तो जीव विज्ञान की क्या सजीवों के विज्ञान नाम देने के लिए सजीव मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के 2 घटक, दो क्या होते हैं, 2 वर्ड होते हैं, 1 और 2 घटक, एक A और एक B, 2 घटक अलग अलग होंगे। पहला घटक जो रहेगा वो वंश नाम होगा, दूसरा घटक होगा जो जाति बताएगा। पहला घटक क्या बताएगा, वंश नाम, दूसरा घटक क्या बताएगा, जाति, संकेत और पद बताएगा। इस प्रणाली में 2 नाम के 2 घटक होते हैं, जिनको द्विपद नाम पद्धति कहते हैं, बायनॉमिनल क्लोचर बोलते हैं, बायनॉमिनल क्लेचर बोलते हैं। इसको बताने वाला एक साइंटिस्ट थे, जैसे किसका नाम था, कैरोलस लीनियस। इन्होंने सुझाया कि उपयोग सारे विश्व के वैज्ञानिक करते हैं। 2 शब्दों वाली नामकरण पद्धति बहुत सुविधाजनक है, आओ आपको जाने। अब ध्यान रखना, इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या है, इसमें याद रखने के लिए तुम्हारे पास ये है कि मान्य नियमों का पालन करने के लिए हमारे पास कितने घटक हैं, 2, वंश नाम, जाति, संकेत, पद, द्विनाम पद्धतिकरण। उसके पहले जाओगे तो हमारे पास जूलॉजी के लिए ये है और बॉटनी के लिए है, और हमारे पास अगर नाम पद्धतिकरण ये है और पहचानना ये है, तो पहचानोगे तभी नाम पद्धतिकरण कर पाओगे। ध्यान रखना, ये जो अंडरलाइन किया मैंने ये याद रखना, एक जैव विविधता 1.7 मिलियन, और ये भी याद रखना, ये जो पॉइंट कर रहा हूँ इन सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, किसकी बात करते हैं हम लोग, सिंपल सी, कि ये जो तुमको जो द्विनाम पद्धति वो किसने दी, द्विनाम पद्धति जो दी है वो किसने दी बेटा, किसने दी जल्दी बताओ, कैरोलस लीनियस ने दिया, ये भी याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। अब यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे की तरफ देखते हैं कि इसका उपयोग सारे विश्व में करना पड़ेगा हमको, तभी हम सुविधा जानेगा। तो आओ आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम, आम का उदाहरण का नाम क्या है, देखो मैंजीफेरा इंडिका आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, मैंजीफेरा इंडिका, क्या आ गया बेटा, मैंजीफेरा इंडिका। जब हम मैंजीफेरा इंडिका की बात करते तो यह नाम कैसे द्विपद है, द्विपद मतलब क्या बेटा, जो मैंजीफेरा है
और जो इंडिका है, ये मैंजीफेरा और इंडिका दोनों वंशनाम और एक घटक वंशनाम को बताएगा और दूसरा घटक उसकी जाति को बताएगा। तो यहां पर देखोगे आगे, अगर जो इंडिका है, इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज है, स्पीसीज अथवा जाति है। कौन? इंडिका। कौन बेटा? अब देखो, एक क्या बता रहा है बेटा? एक हमको बता रहा है इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज है और जाति है नामकरण, नाम पद्धति के अन्य नियम लिखे जाते हैं। जब मैंजीफेरा क्या हो जाएगा? इसका वंश नाम हो जाएगा। मैंजीफेरा क्या है? वंश नाम। और इंडिका क्या है? इसकी स्पीसीज है। तो जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। ध्यान रखना कि अब याद रखने वाली बात है कि हमारे पास जो नामकरण किया जाएगा वो किस भाषा में किया जाता है? लैटिन भाषा में। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो भाषा है ये डेड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है बेटा? मरी हुई लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, ध्यान रखना हमेशा, क्या याद रखोगे कि दुनिया में कहीं भी ये लैंग्वेज इसी नाम से जानी जाती है। वो पढ़ाई के लिए ही यूज कर जाती है, नॉर्मल लोग बोलते नहीं हैं। अब तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। अगर लिखेंगे तो हम लोग किस में लिखेंगे बेटा? तिरछे वर्डों में लिखेंगे। तिरछा ऐसा, ठीक है। अगली चीज हमारे पास क्या है? इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हो, इन्हें लैटिनीकरण, इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। ठीक है ना। अब नाम है, जैविक नाम में पहला शब्द क्या है? वंश नाम बताता है। दूसरा शब्द क्या बताता है? जाति को बताता है। जैविक नाम को हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों अक्षरों को अंडरलाइन, रेखांकित करते हैं। जब हाथ से लिखेंगे तो क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। छपाई में तिरछा लिखेंगे एंड रेखांकन करने का उनके लैटिनाइज करेंगे। ILU जब हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? हाथ से लिखेंगे तो लैटिनाइज करेंगे और उनको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, लैटिनाइज करेंगे और इनको अंडरलाइन करेंगे और तिरछे वर्डों में इनको लिखा जाएगा। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, इंग्लिश में। और अगर बात करूं जाति संकेत पद में अक्षर होना चाहिए छोटा, तो मैंजीफेरा इंडिका, जो इसमें नहीं आएगा, जो इंग्लिश में समझ में आएगा। इंग्लिश में लिखो तो मैंजीफेरा ऐसा लिखते हैं, फिर इंडिका लिखो तो ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ऐसा। तो एम बड़ा होना चाहिए, आई छोटा होना चाहिए। ठीक है। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। मैंजीफेरा इंडिका लेन, मतलब ये कि अगर तुमको कोई नाम लिखना है, जैसे मैं बोलूं पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। मटर की बात करूं तो इसके लास्ट में हमको लिन लगाना पड़ेगा, ऐसे। एक तो इनको तिरछा लिखना पड़ेगा बेटा, पाइसम सटाइवम लिन। कैसे लिखना पड़ेगा? इनको तिरछा लिखना पड़ेगा। ठीक है। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग संभव है, असंभव है, असंभव है, संभव नहीं। याद रखना, ये स्टेट भी याद रखना, सभी जीवों का अध्ययन करना कैसा है? असंभव है। इसके बाद इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता होती जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन। जो क्या करे? बहुत सारे गुच्छों में ऑर्गेनिज्म हो, सजीव हो, जीव हो, इनको अलग अलग कर सके, उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण।
वर्गीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर, किसके आधार पर, गुण के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्ग में डाला जा सकता है, या फिर वो जैव जगत हो, जैव जगत या मीन्स वॉट जंतु जगत हो, और कोई क्या हो पादप जगत हो, उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम पौधों अथवा प्राणियों की कुत्ता बिल्ली अथवा कीट सरल से पहचान लेते हैं। जैसे कि हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन सब चीज़ों के गुण आ जाते हैं, जिससे उनको उस वर्ग में के संबंध में जो होता है, जो हम जहाँ रखना है उनको चाहते हैं। जब आप कुत्ते की विषय में बात सोचते हैं तो आपको मस्तिष्क में उसकी प्रतिबिंब बनता है। स्पष्ट है आप कुत्ते को देखेंगे ना कि बिल्ली को, ठीक है, ऑब्वियस सी बात, जिसकी बात करोगे उसको देखोगे। यदि एल्सेशियन के बारे में बात करें, समझ में सोचें, तो हमको पता लगता है कि हम किसके विषय में सोच रहे हैं। ये एल्सेशियन क्या है बेटा? ये भी एल्सेशियन एक जीव का नाम है, ठीक है, ठीक है। ये भी याद रखना वर्गीकरण। हमको पता लगता है हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार मान लो हम स्तनधारी कहना है, तो आप ऐसे जंतु के, यदि हम गेहूं की बात करें तो हम लोग पता है गेहूं हमारे मोदी में आएगा। हम कुत्ते की बात करें, बिल्ली की बात करें, स्तनधारी किसी की बात करें, हमको अलग अलग तौर पे उनका ही आएगा। अब कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है। सब क्या अलग अलग वर्ग है जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों को वैज्ञानिक शब्दावली में क्या बोलते हैं? टैक्सा। क्या बोलते हैं बेटा? टैक्सा। क्या बोलते हैं? टैक्सा। ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कोई भी हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क ये पड़ता है कि हमारे पास क्या है, कि हम बात किसकी कर रहे हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक कुत्ता भी एक टैक्सा है, बिल्ली भी एक टैक्सा है, स्तनधारी ये भी टैक्सा है, और गेहूं ये भी टैक्सा है, चावल ये भी टैक्सा है, पौधा है ये भी टैक्सा है, जंतु ये भी टैक्सा है। हर एक अलग अलग का वर्ग है और इन वर्गों को हम लोग टैक्सा बोलते हैं। यहां आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा भिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी क्या है? टैक्सा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी भी है? ओबियस सी बात है कि हमारे पास क्या है कि ये मैमेलियन, कुत्ता मैमेलियन के अंदर आएगा, स्तनधारी जिसमें मेमोरी ग्लैंड मिलेगी जो दूध देगी। ऐसी कुत्ता विभिन्न स्तरों में टैक्सा को बताता है। अगर मैं बात करूं और क्या, बिल्ली हमारे पास एक स्तनधारी, यस वो भी क्या है? एक स्तनधारी है। इसलिए स्तनधारी कुत्ता विभिन्न, इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, उसके प्रकार कितने होते हैं, रचना कैसा बना हुआ, कोशिका की रचना कैसी है, उसकी विकासीय प्रक्रम कैसा, कैसे बढ़ा हुआ वो, और जीव की परिस्थिति सूचनाएं आवश्यक कैसी हैं। ध्यान रखना, ये अंडरलाइन कर लो कि हम ऑर्गेनिज्म को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रकार कितने टाइप के होते हैं, गुण कितने टाइप के होते हैं, उसके रचना कैसी बनी हुई, इसकी कोशिका की रचना कैसी है, विकासीय प्रक्रम कैसा है, जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं, और आधुनिक तौर पे अगर बोलूं, आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ऑर्गेनिज्म है ये याद रखना, इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार पर है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, विशेषीकरण मतलब आइडेंटिफिकेशन, पहचान, विशेषीकरण, आइडेंटिफिकेशन नहीं, पहचान मीन्स विशेषीकरण, आइडेंटिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन, विशेषीकरण कैरेक्टराइजेशन होना चाहिए, पहचान और वर्गीकरण इस नाम पद्धति के आदि से प्रक्रम प्रणाली जो वर्गीकी विज्ञान को सहारा देते हैं। ध्यान रखना, तीन नाम, विशेषीकरण, पहचान और वर्गीकरण, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा,
अब मैं बात करता हूँ, वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव जय सदैव विज्ञान विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक है जानने का प्रयत्न करता है, विशेष रूप से उनके जिस विषय में जो उनके कप के लिए अधिक उपयोगी है। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़े, आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते हैं। इसी प्रकार विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय में मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानना और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इसी शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं। कि जब ऑर्गेनिज्म को उसके अकॉर्डिंग हम नई क्लास में डाल देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। अब सिस्टमेटिक जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया था, लैटिन वर्ड, ध्यान रखना। सिस्टमेटिक वर्ड कहाँ से लिया गया, लैटिन शब्द से लिया गया जिसका नाम सिस्टमा है। सिस्टमेटिक वर्ड कहाँ से आया, सिस्टमा से, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं कि उसके रुचि कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ग में डाल देते हैं। अब हमारे पास ऐसे ही क्या है जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। जीवों की नियमित, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनेगा कि तुम्हारे पास सिस्टमा का मतलब क्या होता है। सिस्टमा का मतलब क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था, एक उसका नियम कि जीवन कैसे जिया जा रहा है। तो लीनियस जो साफ थे उन्होंने सिस्टमा में क्या लिखा, अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा नेचुरी रखा। ध्यान रखना, किसमें, सिस्टमा नेचुरी। किसने लिखा, लीनियस ने। तुम लोगों से पूछेगा एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, सिस्टमा नेचुरी कहाँ से लिया गया, सिस्टमा नेचुरी किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, बुक, ठीक है, जहाँ से सिस्टमा वर्ड लिया गया और सिस्टमेटिक बताया गया। अब वर्गीकरण पद्धति में पहला क्या है, पहचान, आइडेंटिफिकेशन दिख गया, नाम, पद्धति, नोमेनक्लेचर दिख गया, वर्गीकरण को शामिल किया गया है। क्या, वर्गीकरण पद्धति में पूरा का पूरा वर्गीकरण क्या बेटा, पद्धति, सिस्टमैटिक्स में किसको शामिल किया गया है, ये ध्यान रखना, किसको शामिल किया गया है। तुम्हारे पास वर्गीकरण में पहचान, आइडेंटिफिकेशन, नाम, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, 1 2 3 ध्यान रखना सिस्टमैटिक्स में किसको बताया गया है। अब विकास की, जीवों में विकास की संबंध भी ध्यान रखना है। अगर वर्गीकी संबंध की बात करोगे तो वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, एक बार में हम लोग संभव नहीं कर सकते, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान, प्रत्येक पद पर हमको सब कुछ देखना जरूरी होता है। अथवा वर्गीकी प्रदर्शित करता है, चूंकि संवर्ग सभी समस्त वर्गीकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वर्गीकीय संवर्ग। वर्गीकीय सम्मत मतलब क्या, कैटेगरी, क्या बेटा, कैटेगरी। तो पदानुक्रम होते हैं जिसमें हम लोग 7 होते हैं, कितने होते हैं हमारे पास, 7। तो कैटेगरी कितनी होती है, 7 कैटेगरी होते हैं। उन कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तौर पे अलग अलग कैरेक्टर को लेके हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवीजन करते जाते हैं और फाइनली हमको एंड में किंगडम मिल जाता है, जगत मिल जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म को किस जगत में रखना है। अगर मैं बात करूं प्रत्येक, वर्गीकी मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, वर्गीकी का मतलब क्या होता है, कैटेगरी। क्या मतलब होता है बेटा इसका, कैटेगरी। ये याद रखना, कैटेगरी। वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं, जो वर्गीकी क्या बनाते हैं, पदानुक्रम। 7 तुम्हारे, कितने तुम्हारे पास, 7 है। हम सभी को प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करते हैं। सभी वास्तव में क्या होते हैं, वर्गक टैक्सॉन होते हैं। सिंगल की बात करते हैं, किसको बताते हैं, टैक्सॉन को बताते हैं। किसको बताते हैं बेटा, टैक्सॉन, ठीक है। अब वर्गीकीय संवर्ग, कैटेगरी, पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण के तौर पर द्वारा कर सकते हैं कि कीट जीवों में एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे। अर्थात तुम्हारे पास यहां पर एक चीज आ गई, ध्यान रखना, ये 3 जोड़ी संधिपाद टांगे किसमें मिलेंगी, आर्थ्रोपोडा, कीट, ध्यान रखना, किसमें, आर्थ्रोपोडा। इज इट क्लियर। अब इन्होंने और क्या क्या बोला, इसका अर्थ है कि कीट स्वांगीकरण सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है कि 3 टांगे देखने को बेसिकली मिलती हैं।
इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया। पद अथवा संवर्ग, संवर्ग मतलब कैटेगरी का पद दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीव को अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे, वह वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण को एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी संवर्ग, वर्ग और संवर्ग सुस्पष्ट जीव जैविक है, ना केवल यह आकारिकीय समूहन। कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसके आकार के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग उसके कैरेक्टर को भी देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, अब कैटेगरी में कौन कौन सी तुम्हारे पास ध्यान रखना। अब सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकी अध्ययन से संबंध समान कैटेगरी तुम्हारे पास कौन सी? पहला किंगडम, संघ। किंगडम को क्या बोलते हैं? जगत। पहला जगत, किंगडम। फिर क्या आता है? संघ। संघ को क्या बोलते हैं? फाइलम। फिर भाग, पौधों के लिए डिवीजन। पौधों के लिए क्या आएगा? डिवीजन, ध्यान रखना। वर्ग, क्लास। गण, ऑर्डर। कुल, फैमिली। वंशज, जीनस। और जीनस तुम्हारे पास कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल में। जाति, स्पीसीज कैसे लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर में। किसने दिया था? द्विपदीय सब पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दिया था। विकास हुआ पौधों एवं, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ वो पूछेगा यही चीज। पौधे तथा प्राणियों दोनों स्पीसीज निचले संवर्ग में आती हैं। पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले। तुमको पूछेगा स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तुमको बताना पड़ेगा क्या होती है बेटा सबसे छोटी यूनिट क्या होती है तुम्हारे पास? स्पीसीज, जाति जो होती है सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी संवर्ग में। एक कैटेगरी में सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी होती है? संवर्ग में स्पीसीज होती है, ध्यान रखना चीज। चलो, अब यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव के विभिन्न संवर्गों में कैसे दिखते हैं। तो इनके लिए मूलभूत आवश्यक हमारे पास ये दिया हुआ है। आ जाओ जरा अपन पढ़ते हैं। अब स्पीसीज जाति की बात करते हैं तो वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। मतलब क्या कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक एरिया में रह रहे हैं और आपस में आसानी से रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। उनमें आपस में मौलिक समानता होती है, वो आसानी से पहचान सकते हैं, स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। obvious सी बात है कि एरिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उनको अलग कर सकते हैं। क्या हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका आम की बात करें, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू की बात करें और पैंथेरा लियो तीनों की बात करें, पैंथेरा लियो शेर, जब तीनों की बात करते तो हमको मैंजीफेरा इंडिका देखते ही रात में मतलब सोचते ही हमको पता चलता है कि आम का पौधा कितना बड़ा होता है। आलू का पौधा हमको पता होता है कि जमीन में होता है, नीचे पता ही रहता है कितना छोटा सा आलू होता है। और पैंथेरा लियो शेर का नाम सुनते ही हमको क्या होता है? दहाड़ की आवाज आती है। तो तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो तीनों क्या बताती हैं? जाति बताती हैं। कौन कौन बेटा? इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो तीनों क्या बताती हैं? जाति बताती हैं। और मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा तीनों क्या बनाते हैं? वंश के नाम बताते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये पूछ लेगा, नाम दे देगा हमको ऐसे और पूछ लेगा इसमें वंश क्या है, इसमें जाति क्या है। ठीक है, दूसरा पूछेगा कि हमको मैंजीफेरा इंडिका लिख दिया और नीचे पीछे लगा दिया लिन, पूछ लेगा कौन सा नामकरण सही है। ठीक है, अब यहां पर आओ। प्रत्येक वंश के अर्थ एक अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान होते हैं, जिनको हम देख के बता सकते हैं, को दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसमें टिग्रिस है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर वाली। ये जो टिग्रिस होते हैं, पैंथेरा लियो होता है, पैंथेरा पार्डस होता है, ये टॉप कंज्यूमर होते हैं।
टॉप कंज्यूमर, ध्यान रखना ये लेवल 4 में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? लेवल 4 में, ट्रॉफिक लेवल 4 में आते हैं, ठीक है ना, जो कि कंज्यूमर्स होते हैं। क्या होते हैं? कंज्यूमर्स। कौन से? कार्निवोर्स होते हैं। और ह्यूमंस की बात करूँ, ह्यूमंस कैसा होता है? ओमनिवोर्स। कुत्ता कैसा? ओमनिवोर्स। कैट कैसी है? ओमनिवोर्स, जो सब खाती है। तो टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, ठीक है ना। सोलेनम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलंजीना और सोलेनम टोबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलंजीना। मानव जाति की सेपियंस है। मानव जाति का क्या है? सेपियंस, जो होमो वंश में आता है, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए इनका नाम होमो सेपियंस रखा। क्या वंश? जीनस क्या होती है? सबसे छोटी या उससे छोटी और कौन? स्पीसीज। स्पीसीज से मिलकर क्या बनेगा? जीनस। तो वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। बहुत क्लियरली क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। जीनस, एक जीनस वंश कैसे बनता है? स्पीसीज से मिलकर बनता है। स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट है और ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो बनाती क्या है? वंश बनाती है। क्या बनाती है बेटा? वंश, ठीक है। कहते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित एक समूह। उदाहरण के तौर पर आलू, टमाटर, बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। आलू, टमाटर और बैंगन, दोनों ये तीनों अलग अलग क्या है? स्पीसीज है। लेकिन ये सभी वंशज किस में आते हैं? सोलेनम में आते हैं। तो सोलेनम के एग्जाम्पल ध्यान रखना, क्या क्या है हमारे पास सोलेनम का एग्जाम्पल बेटा? आलू है, टमाटर है और बैंगन, भट्टा जिसको बोलते हैं, भट्टे, सब किस में आते हैं? सोलेनम में आते हैं। शेर में पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस और पैंथरा टिग्रिस। शेर, चीता और लायन, तीनों के तीनों किस में आते हैं? पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस। ये भी ध्यान रखना, ये चीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। आलू, टमाटर, बैंगन, टमाटर तथा बैंगन, ये दोनों तीनों होना चाहिए, तीनों होना चाहिए, दोनों नहीं होला। अलग अलग स्पीसीज हैं, बट ये आते किसमें? सोलेनम में आते हैं। लियो और चीता, पैंथर, पार्डस, पैंथर टिग्रिस, जिसमें बहुत से गुण होते हैं, सभी वंश पैंथरा में आते हैं। अब तुम्हारे पास और भी वंश कौन से हैं? फेलिस और कैनिस। वंश फेलिस और जिसमें बिल्ली आती है वो भिन्न होते हैं, ठीक है। कुल, संवर्ग कुल, ये वंश आते हैं। वंश के क्या होते हैं? वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता होती है। ऊपर की तरफ जाओगे करेक्टर कम होते जाते हैं, ऊपर की तरफ जाओगे समान लक्षण कम होते जाते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायक और जनन गुण के, ध्यान रखें किसके किसके? कायक, कायक एंड जनन गुण, कायक एंड। तो ऊपर की तरफ जाने पर लक्षण क्या होता है हमारे पास? कम होते जाते हैं, ठीक है। अब कुल वर्गीकरण का आधार पौधे कायक, कायक मतलब फिजिकल, तथा जनन गुण, जनन गुण। उदाहरण के पौधों में 3 वंशज सोलेनम ट्यूबरोसम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलनेसी कुल में रखा गया है। आलू, पिटूनिया और धतूरा तीनों के तीनों क्या होते हैं? कहाँ, किस फैमिली में आते हैं? सोलनेसी में आते हैं। कुल भी वही है उनका, ठीक है। जबकि प्राणी वंश पैंथरा, शेर, बाघ, चीता आदि को फेलिस, बिल्ली के साथ फेलिडी फैमिली में रखा गया है। किसमें रखा गया है? और जबकि तुम्हारे पास बिल्ली तथा कुत्ते को के लक्षण को देखते हुए दोनों को कैनिस में रखा गया। रखना दोनों की कुलों, दो भिन्न कुलों कैनिडी और फेलिडी में रखा गया है। तो फेलिडी में तुम्हारे पास कौन आता है? बिल्ली आती है। कैनिडी में कौन आता है? डॉग आता है।
गण ऑर्डर। आपने पहले देखा कि संवर्ग जैसे स्पीसीज वंश कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है, तो प्रायः गण अन्य उच्चतर वर्गीय संवर्ग को कैटेगरी पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। तो गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। कुलों के क्या होते हैं? समूह होते हैं, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, और इसमें से कुछ लक्षण ऐसे कुल शामिल विभिन्न होते हैं कि वंशज अपेक्षा कम कम होते हैं। ओबीसी बात है, ऊपर से नीचे। ठीक, फिर गण ऑर्डर पे जाओ। जब ऑर्डर की बात करते हो तो तुम्हारे पास जो हम लोग थे वहां पर रुके थे कि उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं, और इनमें कैरेक्टर कैसे होते हैं? कुछ लक्षण एक समान होते हैं, कुछ लक्षण सम कैरेक्टर क्या होता है? एक समान, और एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होने होती है। तो वंशज की अपेक्षा क्या होती है बेटा? हमारे पास कम होती है। तो पादप कुल में अगर मैं बताऊं तो कॉनवुलवुलेसियाई फैमिली, सोलिनेसियाई और पोलिनेसियाई फैमिली। पॉलीमोनियल्स, सोनियल्स नहीं है, ये गलत लिखा है। ये कॉनवुलवुलेसियाई, सोलिनेसियाई, पॉलीनोसोनियल्स नहीं है, पॉलीमोनियल्स है ना? एम कर लेना इसको। अब जाओ गण में रखा गया इस कारण मुख्य आधार पुष्पी लक्षण, जबकि प्राणी तुम्हारे पास जो होते हैं जो जानवर खाते हैं उनको क्या रखा गया? कार्निवोरा गण में रखा गया। कार्निवोरा को उसको फेलिडी और कैंडी को रखा गया। क्लास संवर्ग संबंधित उदाहरण प्राइमेटा, प्राइमेटा जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं। ध्यान रखना क्या क्या? प्राइमेटा, गोरिल्ला, गिब्बन, गोरिल्ला, गिब्बन, बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन किस में आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं। और कार्निवोरा जैसे बाघ, बिल्ली, कुत्ता, ये भी मेमिलियन वर्ग में आते हैं। तो हमारे पास गिब्बन, बंदर, गोरिल्ला और मेमिलियन, इन सबको किस में रखा गया है? मेमिलियन वर्ग में रखा गया है। मेमिलियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें मेमरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि मिलती है जो दूध निकालती। ठीक है, और फाइनली इनको जंतु जगत में रखा गया। जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आते हैं। उच्च संवर्ग जैसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों में रखा गया। अब हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड, और पृष्ठीय खोखलिया, तंत्रिका तंत्र। पृष्ठरज्जु क्या मतलब? नोटोकॉर्ड। और पृष्ठीय खोखला तंत्र मतलब तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। नोटोकॉर्ड, खोखला तंत्र, तंत्रिका तंत्र के आकार पर इसको कहाँ रखा गया बेटा? कॉर्डेटा में रखा गया। ध्यान रखना, ये याद रखना, 1, 2 और ये कॉर्डेटा ये रखा गया। पौधों में इन वर्गों को जिसमें एक समान लक्षण होते हैं उनको उच्चतर डिवीजन में रखा गया है। और फिर इनके बाद आता था किंगडम हो जाता। क्या रहता है? किंगडम, जंतु जगत और प्लांट जगत। अब आगे की तरफ चले तो जगत किंगडम जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम वर्ग संगत में रखा गया है, जहां पर पादप विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के प्रकार सभी प्राणियों के एक अलग अलग जगत में एनिमेलिया रखा गया है। एनिमल तो जंतु में, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत में कहेंगे। जंतु और पादप जगत, इनमें से स्पीसीज को लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम मतलब एक अवरोही। तो आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, जहाँ पर जाति, फिर वंश, फिर
कुल, फिर गण, फिर क्लास और फिर संघ, ये सब आते हैं और फिर संघ जगत बन जाता है। ध्यान रखना नीचे से ऊपर जाने पे कैरेक्टर क्या होता है, कम होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर कम होते हैं, और नीचे से आने पर सिमिलर कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है। अब पदानुक्रम को देखो तो क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं कि उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे समान गुणों में क्या आती है, कमी आती है, मैंने बताया। और सबसे नीचे जो टैक्सा होता है उनके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होते हैं। तो नीचे सबसे समान गुण होंगे, ऊपर सबसे कम होंगे। नीचे से ऊपर जाने पर समान गुण क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ठीक है। इस तरह टैक्सा संबंध निर्धारित करने पर अटैक कथन हो जाते हैं, इसलिए वर्गीकरण करना सुनना बहुत अच्छा आसान है। अभी ये याद रख लो बेटा कि मानव को होमो सेपियंस बोलते हैं। होमो वंश होता है, कुल उसकी होमोनिडी होती है, गण प्राइमेटा आता है, मेमेलियंस आते हैं और कोडेटा। फिर घरेलू मछली मस्का डोमेस्टिका, मस्का म्यूसिडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा। फिर आर्थ्रोपोडा आएगा, आर्थ्रोपोडा के बाद ये कहाँ जाएगा, एनिमेलिया में आ जाएगा। ऐसे तुम्हारे पास इसमें और ऐड कर सकते हो क्या बेटा, क्या ऐड कर सकते हो बताओ जरा। हम लोग वो ऐड कर सकते हैं क्या, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, और क्या ऐड कर सकते हैं, और भी दो ऐड कर सकते हैं, क्या क्या बेटा। अब यहाँ पर मैंने बता दिया तुमको, ध्यान रखना क्या बेटा, क्या बताया था, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डा, टिग्रिस। और हमारे पास एक फैमिली आती कैनिस और एक फैमिली आती फेलिडी। फेलिडी में तुम्हारे पास बिल्ली आएगी और कैनिस में तुम्हारे पास कुत्ता आएगा। अब हमारे पास ऐसे क्या है, आम और गेहूं। आम को बोलते हैं मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा। इसकी फैमिली का नाम है अनाकडेसियाई, इसका गण का नाम है सेपेंडेल्स, इसका वर्ग का नाम है डाइकोटिलिडन, और ये आता है एंजियोस्पर्म में, बाद में जाएंगे प्लांट किंगडम में। फिर तुम्हारे पास गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम पोएसी फैमिली है, पोएल्स इसका गण है, मोनोकोटिलिडन्स है और एंजियोस्पर्म। अब डाइकोट और मोनोकोट क्या होता है, चना देखा है, चना में दो ऐसी अलग अलग क्या होती है, दाल की आपको अलग अलग फली मिल जाती है, इसको डाइकोटिलिडन। और अगर मैं बात करूं मटर, तो मटर तुम्हारे पास सीगा मिलता है क्या, एक पीस, नहीं वो भी दो होता है। अब तुम्हारे पास बात करूं मैं किसको बेटा, भुट्टा को, वो सिंगल होता है। ठीक है, इनको मोनोकोटिलिडन बोलते हैं। और मैं क्या बात करूं यहां पर, और बात करते हैं तुम लोग क्या बेटा, और क्या बात कर सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, पिटोनिया, धतूरा और सोलेनेसियाई, सोलेनम नाइग्राम, सोलेनम ट्यूबरोसम, मेलेंजोइना, ये तीनों के तीनों। और एक और तुम्हारे पास इसके साथ एक और फैमिली अगर मैं ऐड कर दूं तो कौन सी, कॉर्न बुलेसियाई फैमिली। ये भी अगर इसमें ऐड कर लोगे तो सब कुछ किस में आ जाएगा, तुम्हारे पास प्लांट किंगडम में आ जाएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आया हुआ है। इसके बाद तुम्हारे पास टूल्स थे जो पुरानी एनसीईआरटी में थे, वो डिलीट हो चुके हैं, अब वो पढ़ना नहीं है अगर डिलीट हो चुके हैं तो। अब जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती हैं, असंख्य पादप एवं प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है, हमको जानते नहीं है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवास, शरीर, प्रक्रियात्मक आकारिकी लक्षण के कारण हमें जीवों की संख्या व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। क्या क्या बेटा, आकार, उसका रंग, आवास कहाँ रहता है, शारीरिक क्रियात्मक कैसी है उसकी, आकारिकी लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया है। पहचान, नाम का पद्धतिकरण और वर्गीकरण, इनको क्या किया, वर्गीकी का नाम दिया गया। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीसीज का वर्गीकरण, अध्ययन, रूप, कृषि और जैव संसाधन विभिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक प्रसिद्ध है।
वर्गीकरण के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान करना, नामकरण करना, वर्गीकरण करना विश्वव्यापी रूप से अंतरराष्ट्रीय कोड अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता एवं विभिन्नता को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचान गया है, उसे द्विपद नाम जाना गया। हमने बोला घट, दुई घट होते हैं, एक वंशज होता है और एक और क्या होता है, जाति होता है। वैज्ञानिक तंत्र के साथ द्विपद नाम पद्धति जीव विज्ञान का नाम जो शब्दों में लिखकर बना होता है दिया जा सकता है। जब जीव वर्गीकरण तंत्र में संस्थान की निर्देशित किया जाता है, बहुत सी वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्ग की कैटेगरी और टैक्सा कहते हैं। यह सभी वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास पहला चैप्टर जो होता है खत्म होता है एनसीईआरटी का। हिंदी में ध्यान रखना, जो मैंने तुमको बताया चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट मैंने अंडरलाइन करी बस वही पढ़ के जाओ और कुछ भी मत पढ़ो। एक बार रीड कर लेना अच्छे से, बाकी जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी वही याद करना है। एक और याद रखना, 7 मिलियन, हमारे पास 7 मिलियन स्पीसीज जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी है, ध्यान रखना। ओके, ठीक है ना।